नहीं, उन्होंने सियासी बात की है, सियासी बात? और सियासी बात करना पाकिस्तान का हक है। अगर अपोजिशन पुरानी रवायात हैं तो कभी हम जानवर बन जाते हैं, कभी हम न्यूट्रल बन जाते हैं। 75 साल में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सोशल मीडिया के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आने वालों ने सोशल मीडिया ब्लॉगर्स के ज़रिए, वीलॉगर्स के ज़रिए, यूट्यूब क्रिएटर्स के ज़रिए अपनी हुकूमत को चलाने की एक और सही नाकाम फरमाई है। वज़ीर आज़म हाउस को बाकायदा दारुल प्रोपेगंडा, माइंड यू ये लफ्ज़ दारुल प्रोपेगंडा पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह की तारीख़ में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। और जिस तरह से मेरा जुमला इन्वर्टेड कॉमाज में मुल्क के एक जय्यद एंकर धड़ल्ले से या फिर शायद बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर मुझे क्रेडिट दिए, अब ये लफ्ज़ दारुल प्रोपेगंडा भी आपको दीगर टेलीविज़न चैनल्स की स्क्रीन पर नज़र आएगा। वज़ीर आज़म हाउस दारुल प्रोपेगंडा बन गया। PTI सोशल मीडिया जो है विंग यूथ, उसका इजलास हुआ है, वहाँ सदारत फरमाई है जनाब मोहतरम हैंडसम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने। ब्रीफिंग नुमा हिदायत जारी हुई और उसके अगले ही दिन से वज़ीर आज़म साहब सोशल मीडिया पे छा गए थे। जाहिर है कि उसके बाद फिर हर आदमी ने वज़ीर आज़म के साथ जब कभी भी जिन दिनों में भी तस्वीरें ली थीं, उसके बाद फिर हर आदमी ट्वीट करने पे आ गया। इमरान अहमद खान नियाजी साहब की हैंडसमता, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी सदाकत, उनकी दयानत का ढोल पीटने लगा। अभी तक ये सब चीज़ें साबित होना बाकी हैं। पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सियासत ज़बू हाली की इंतहा पर पहुंच चुकी है। अगर ये कहा जाए तो कतई गलत ना होगा कि पाकिस्तानी सियासत इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तानी सियासत अपनी तारीख के बदतरीन दौर को देख रही है, उससे गुजर रही है। और इसका सेहरा हैंडसम के सर बांधने में मुझे कतई कोई तामुल, कोई हिचकिचाहट नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा वजीर आजम नहीं देखा जो सरेआम धमकियां दे रहा है, एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी गलतियां। और ये सारी गलतियां टू द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको सियासी तौर पर शहादत नसीब हो जाए, क्योंकि उन्होंने अवाम के जो कुल करम किए हैं, उनको पता है कि अगर 5 साल की हुकूमत पूरी हो गई तो वो अपने घर बनी गाला से नीचे नहीं उतर सकते। उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपोजिशन को उकसाकर किसी तौर पे जल्दी से शहीद हो जाएं ताकि 3.5 साल का ये नज़ला किसी और के गले बन जाए। मुझे हैरत हो रही है अकल की अंधी, आंख की अंधी इस अपोजिशन पे कि जो इख्तिदार के लिए ऐसे उछल रही है जैसे बंदर किसी नारियल के लिए उछलता है। अबे भाई क्यों? 3.5 साल में जो गलत कुछ हुआ है उसके बाद कौन सा मसीहा उतर करके अगले 6 महीने में कौमी मखलूत हुकूमत बना करके और सही कर देगा, फिर अगली हुकूमत आएगी और वो पाकिस्तान को यूरोप बना देगी? कैसे मुमकिन है? लेकिन ये सब कुछ यहां इस सरजमीन पर आपको देखने के लिए मिलता है। हैंडसम के मुंह से आजकल फूल झड़ रहे हैं, बताते हैं अदम एतमाद की नाकामी पर तुम्हारे साथ जो करूंगा तैयार रहो। गजब खुदा का, ये मुल्क का वजीर आजम है, ये मुल्क का वजीर आजम है, धमकियां तड़ियां लगा रहा है, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे बच्चे खा जाऊंगा। कैन यू बिलीव? और ये काणी अपोजिशन जो अपने किरदार से मार खाती है, जिसके केसेस मुख्तलिफ जगहों पे दबे हुए हैं, इसलिए इनको चुप करके सुनना पड़ रहा होता है। वरना मेरे जैसा आदमी अगर हो तो वो आस्तीन चढ़ा करके पहुंच जाए, क्या हो भाई, क्या बात है। नवाज शरीफ को भगोड़ा, फजलुर रहमान को डीजल कहा, बिलावल को उर्दू सीखने का मशवरा दिया। मैं ऑन एयर आपको चैलेंज करता हूं, आपकी उर्दू जितनी अच्छी है आपके सोशल मीडिया ब्रिगेड पे, बल्कि आपकी उंगली पे तो वो सारे एंकर्स भी मौजूद हैं, वो चपड़गंजू एंकर जो पैसे लेकर के आपको शुजा बताते हैं, सादिक और अमीन बताते हैं, उन 3-4 जय्यद एंकर्स के साथ मेरे साथ लाइव आ जाइए। मैं देखता हूं आपको कितनी अच्छी उर्दू आती है। वो 7 बजे की टाइम स्लॉट पे एक पापड़ बिठाया हुआ है, वो एक चाचा मियां के साथ अस्करी टीवी पर, वो भी, और वो पपीते जैसी शक्ल का वो जो एंकर है बेचारा, वो भी, वो जिसकी जुबान के नीचे छाला निकला है, जो अपना नाम पूरी तरह से नहीं बताता, वो तीनों लेकर के आप मेरे सामने आइए। आप खातिमुन नबीयीन अदा नहीं कर सकते, आप रूहानियत नहीं बोल सकते, आप उर्दू के चैंपियन बने, आप मुल्क के वजीर आजम हैं मेरे सर आंखों पर, लेकिन जो कुछ हरकतें आप इस वक्त कर रहे हैं और आपके जवाब में अपोजिशन, वो पाकिस्तानी सियासत में अगर नहीं होता तो मेरा ख्याल है बेहतर होता।
फरमा रहे हैं कि अपोजिशन जमातें डाकुओं का गुलदस्ता और इनके साथ दुनिया के जितने बड़े बड़े हुज्जाज कराम इनके गुलदस्ते में हैं। शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर, अली जैदी, हलीम आदिल शेख, ये मक्के मदीने से पैदल आए। इनकी तस्वीर जंग में फ्रंट पेज पे आई थी, ये सारे हाजियों की। वो डाकू जो इमरान खान के साथ है वो डाकू नहीं है, लेकिन वो डाकू जो इमरान खान के सामने खड़ा है वो डाकू है। सिंध को जरदारी के जुल्म से निजात दिलाने का वादा करके एक और खिताब में शहबाज शरीफ को बूट पॉलिशिया कहा। फरमाया कि जरदारी मेरी बंदूक की शिस्त पर है। एक और बयान इन्होंने अभी दिया है, फजलुर रहमान को डीजल से फजलू बना दिया है। इसके अलावा इन्होंने कल आर्मी चीफ का नाम लेकर के, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा, और मेरी दुआ है कि आखिरी मर्तबा ऐसा हो, पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ का नाम लेकर के एक वजीर आजम ने पब्लिक गैदरिंग में, एक पब्लिक रैली में कहा कि मुझे जनरल हमारे जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। और हमारे वजीर आजम इतने हैंडसम हैं, इतने खुद साख्ता तौर पर इंडिविजुअलिटी का शिकार हैं, इतनी इंफरादियत का शिकार हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ की दरखास्त को भी लिफ्ट नहीं कराई। कल बाकायदा पब्लिक गैदरिंग में इन्होंने डीजल डीजल की आवाजें निकलवाई हैं मजमे से। एक और भंड मारा है, फरमाया कि जानवर न्यूट्रल होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इस बयान को अगर उस बयान की तनाजुर में रख के ना देखा जाए तो आप इस मुल्क से कतई तौर पर वफादारी नहीं बरत सकते। 2 रोज पहले DGISPR का बयान आया था, न्यूट्रलिटी की बात उसमें की गई थी, और अगले दिन वजीर आजम पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर कहता है जानवर न्यूट्रल होता है। और मैं हैरान हूं कि इस मुल्क के एंकराने कराम को अपने प्रोग्राम में मां सिवाय मिठाई बेचने के और कोई काम नहीं आता। एक एंकर को मैंने देखा, वो अपने ट्वीट पे इमरान खान को चेतावनी दे रहा था। मैंने सोचा इसके नीचे लिखूं कि मियां नौकरी जाएगी क्या अगर अपने प्रोग्राम में बोल दो, लेकिन नहीं, वहां ऐसे कैसे कह देंगे। इनको देखने के लिए फिर पैमरा भी है और उनके चैनल की मैनेजमेंट भी। फरमा रहे हैं डीजल डाकू शोबाज और 3 चूहे मेरा शिकार करने चले हैं, एक ही यॉर्कर से 3 विकेटें गिरा दूंगा, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप होंगे इस मुल्क के वजीर आजम, आपको होगा वजीर आजम होने का नशा, लेकिन आप ना पहले नवाज शरीफ का कुछ कर पाए, ना आप पहले जरदारी का कुछ बिगाड़ पाए, ना आप आज बिगाड़ पाए। आप सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेरोजगार कर दिया जाए, और उसके बाद जिस तरह नून लीग आज तक छाती पीटती आई है कि अगर हमारी हुकूमत ना जाती तो हमने पाकिस्तान को एशिया का सुपर चैंपियन बना देना था, एशियन टाइगर बना देना था। आप सिर्फ यह कोशिश कर रहे हैं। जवाबुल जवाब फजलुर रहमान साहब ने दिया है, कहते हैं इमरान खान धमकियां न दें, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी। बिलावल साहब फरमाते हैं कि इमरान खान के साथ वो करूंगा जो नस्लें याद रखेंगी। यह है पाकिस्तानी सियासत का वो रुख जिसे देखकर घिन आने लगी है। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ जाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से अकरम चीमा साहब, शेख फयाजुद्दीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और नवाब जुल्फ़िकार तो उर्दू लिखी है, अल्लाह माफ़ करे, बहरहाल नवाब जुल्फ़िकार इफ्तिखार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मुअज़्ज़िज़ीन को शो में शिरकत का ख़तरा मोल लेने पर मैं नजराने अक़ीदत पेश करता हूँ। नवाबज़ादा जुल्फ़िकार साहब, मेरा ख्याल है मैंने आपके नाम की अदायगी में कुछ गलती ज़रूर फरमाई है, नज़रअंदाज कीजिएगा, सहव हो गया। अकरम चीमा साहब के पास जाते हैं। अकरम चीमा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर, पूछना यह था कि पाकिस्तानी सियासत अपने जिस मद्दोजज़र से गुजर रही है, जिसका मैंने अपने इंट्रो में तमहीद बांधी है, सर आपको यकीनन इससे इख्तिलाफ होगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने कोई वज़ीर आज़म इतनी सफाकी से धमकियां देता हुआ पाया है तो सर ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसकी वजह भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसको आप ना तो धमकियां कह सकते हैं, ये सियासत है, और सियासत के अंदर हर किसी को अपनी बात पब्लिक गैदरिंग में भी और हर जगह पे कहने की इजाज़त होती है। जिस तरह इनके प्रोपेगेंडा ब्रिगेड्स काम कर रहे हैं, इसी तरह जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो हर किसी को अपनी बात कहने की यहाँ पर ओपनली हक है, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी जमातें हैं सबको ही अपनी अपनी सियासत करने की पूरी इजाज़त है, और जिसका जो दिल चाहता है कहे, लेकिन ये कि बहरहाल आदाब और इखलाक को मलूज़ खातिर रखना चाहिए।
सर तो ये तो आपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ FIR काट दी। वज़ीर-ए-आज़म डीजल, डाकू, फजलू, बूट पॉलिशिया, मालेशिया और पता नहीं क्या कुछ, इसके हिसाब से तो इमरान खान साहब मतलब कॉन्टेस्ट से ही बाहर हो गए, क्योंकि ये तो तरीक़ेकार उन्होंने सियासत में ज़ाहिर है कि जो इंट्रोड्यूस कराया था कंटेनर पे खड़े होके पार्लियामेंट को लानती कहा, फिर उसी लानती पार्लियामेंट से मिलने वाले तमाम तर फयूज़ और बरक़ात भी समेटे। ये तो वो अलकाबात हैं जो पाकिस्तान की अवाम ने इन सियासतदानों के बारे में दिए। ये को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इनको पाकिस्तान की अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिख करके कहा था कि आप जलसों में डीजल कहिए। और अगर वो वज़ीर आज़म ने लिख कर कहा तो मैं समझता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अकरम चीमा साहब, इसमें बहुत बड़ी बात है सर, इस पे खड़े हो जाऊंगा मैं। कैसी बड़ी बात नहीं है? मुल्क का वज़ीर आज़म अलकाब और आदाब से मावरा होकर के खिताब करता है। कल के जलसे में खड़े होकर के अगर वो मुगल्लिज़ात बकने लगेंगे तो आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे? इमरान खान कर रहा है तो सही है, इमरान खान कर रहा है तो वो हलाल है, और अगर दूसरा कर रहा है तो हराम है। आप मुझे बताएं क्या मौलाना फजलुर रहमान मुल्क का वजीर आजम जब इस तरह की हरकतें कर रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन की शक्ल इख्तियार कर रहा है, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि मौलाना फजलुर रहमान अवाम ने उनको कैसे डीजल के परमिटों की तिजारत नहीं करते रहे इससे पहले? सर ये बातें अदालत में साबित करने की है, सर ये बात अदालत में साबित करने की है। अवाम ने कैसे फजलुर रहमान को डीजल और फजलू कब कहा? वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने जलसों में खड़े होकर के ये बातें करनी शुरू की हैं। अवाम के ऊपर क्यों नजला गिरा रहे हैं आप? ये तो इमरान खान साहब ये बातें आज से नहीं हो रही, ये बातें गुज़श्ता 15 साल से हो रही हैं, और 15 साल से इनको इन अलकाबात से नवाजा जा रहा है। ये कोई आज नई बात नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने वहाँ जलसे में खड़े होकर कह दिया, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये तो 15 साल से इनको ये खिताब मिला हुआ है, और इस खिताब के अंदर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सच्ची बात है। ये आप इस बात की गारंटी दे दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने डीजल के परमिटों की सियासत नहीं की? मुझे क्या मालूम, मैं कैसे, मैं कोई CIA में हूँ, पुलिस में हूँ, मुझे क्या पता? ईमानदारी की बात है, आप मुझसे कह रहे हैं। अगर मुझे पता होता, बखुदा मैं पहला आदमी हूँ जो टीवी पे खड़े होकर के बात कर देता, और आपको पता है कि मैं कितना सफ़ाक हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम मालिक का। आपके वक्त का शुक्रिया। सर मुझे ये बताइएगा, 15 साल पहले वाली सियासत पर इल्ज़ाम डाल दिया अकरम चीमा साहब ने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 साल पहले तब्दीली सरकार की हुकूमत तो नहीं थी, वो दोबारा घूम फिर करके ताने बाने आपके और पीपल्स पार्टी के गिर जाएंगे। ये फजलुर रहमान साहब को फजलू, चलिए गलती से सहवन ही सही, हालांकि वो तो डट के खड़े हो गए, उन्होंने कहा अवाम ने टाइटल दिया है, अकरम चीमा साहब ने ये कहा। लेकिन सर 15 साल पहले ये डीजल का टाइटल क्या आपकी गवर्नमेंट ने दिया था, या फिर ये इल्जाम जो है पीपल्स पार्टी के सर है? सदीकी साहब, बात ये है कि इन लोगों के हवास जो हैं वो बाख्ता हो चुके हैं, ये अपने हवास से बाहर निकल गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक आलम जय्यद हैं और एक आलम के साहबजादे हैं, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात के वो अमीर हैं। हमें उनके मुतालिक ऐसी बातें करके हमने खुद को कीचड़ उन पे नहीं फेंक रहे, हम अपने चेहरे को पे कालक मल रहे हैं। अकरम चीमा साहब ने फरमाया है कि वो डीजल वाले ये गारंटी देते हैं, तो भाई अब हुकूमत में है, केस करें और जेल में भेजें अगर ऐसा कोई मामला है। अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर अपनी ज़बान को लगाम दे। ये अच्छी बात नहीं। सियासत में जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये शराफत की सियासत नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि आपके हैंडसम वज़ीर आज़म, तो उनके हैंडसम वज़ीर आज़म के हैंड्स अप होने वाले हैं। अगले हफ्ते ही देख लीजिएगा, इनका जनाजा बड़े धूम से निकलेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो 3.5 साल का स्याह तारीख दौर है ये ख़त्म हो जाएगा। सर इसका मतलब है कि मैंने जो कहा अपने इंट्रो में, इसका मतलब है कि आप लोगों ने फिर चारा खा लिया। इसका मतलब है सर 3.5 साल तक जो मुल्क में गलत होता रहा है, एक अचानक एक कौमी मखलूत हुकूमत अगर आ भी जाती है इमरान खान साहब को सियासी शहादत देने के बाद, तो वो क्या तीर तोप तलवार चला लेगी? 6 महीने के बाद उसने इलेक्शन कराने, उसके बाद कौन सा माचो मैन, कौन सा हल्क, कौन सा टार्जन आकर के मुल्क की मईशत को अचानक लगाम पकड़ करके उसकी सीधी कर देगा? इसका मतलब है कि आप लोग एक मरतबा फिर इस्तेमाल होने वाले हैं। सदीकी साहब, बात ये नहीं है। बात यह है कि कौम अब उस नहज पे आ चुकी है कि इनको एक दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महंगाई, बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि देहातों में कोई आदमी रात को घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इनको एक दिन भी देना इस कौम से दुश्मनी के मुतरादफ है। इससे जान छुड़ाई जाए। और उसके मेरी आज सुने ना, 3.5 साल में क्या किया इन्होंने?
कौम की मौशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सर, कौम जब हम अपने प्रोग्राम्स में, जब हम अपने वीलॉग्स में ये बात करते थे तो वहां से जवाब आता था कि मियां नवाज शरीफ साहब अब किसी एडवेंचर के लिए तैयार नहीं, वो चाहते हैं, और यही बात पीपल्स पार्टी ने भी कही कि ये हुकूमत अपने वजन से खुद गिरेगी। जब कल अवाम की चीखें निकल रही थी तो ये आड़ पेश की जाती थी कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी, और आज जबकि साफ पता चल रहा है कि इमरान खान साहब अगर सियासी शहादत उनको मिल जाती है तो वो बेल आउट हो जाएंगे, वो बेल आउट हो जाएंगे। बेहतर यह था कि इस वक्त उनको पॉलिटिकली एक्सपोज होने दिया जाता, और ये जो एक टेन्योर उनका रह गया जिसमें टामक टोइयां मार के दूसरों को मुगल्लिजात बक करके उनके नाम बिगाड़ करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अगर ये टाइम आप थोड़ा सा मेरा ख्याल है गुजार लेते तो सूरत-ए-हाल कुछ और भी हो सकती थी। इस पर यकीनन बात होगी, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। सदीक साहब, एक मिनट में, मैं आप इससे शहादत कहते हैं सियासी, मैं कहता हूं ये हराम मौत मरने वाले हैं। अवाम इनका जनाजा बड़े धूम से उठाएंगे। इनको टिकट लेने के लिए आदमी नहीं मिलने। अकरम चीमा साहब मेरे हमसाए हैं, मेरी दुआ है कि अगले साल भी मेरे हमसाए हों, लेकिन मुझे यकीन है मुझे मिलने कराची आना पड़ेगा इनको, लॉजेस में नहीं होंगे ये। अवाम के साथ जो इन्होंने कर दिया है उसका हिसाब वक्त आ गया है। खुदा भी तो है दुनिया में, बेशक मालिकुल मुल्क भी तो है ना, जिसने अवाम की चीखें सुन ली हैं और यौम हिसाब आ गया है। और जो कुछ हम कर रहे हैं ये जमहूरी अमल है, ये अदम इतमाद एक जमहूरी तरीकाकार है, हम कोई गैर जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं कर रहे, और इंशाअल्लाह आप अगले हफ्ते इसका अंजाम देख लेंगे। राइट सर, थोड़ा से तवक्कुफ के साथ मैं नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब के पास जाऊंगा। नवाबजादा साहब, सर एक मरतबा फिर आपका नाम बिगाड़ने के लिए दीदा व दानिस्ता नहीं, नादानिस्तगी में माजरत ख्वाह हूं। सर सवाल मेरा वही है, कल जब पब्लिक की चीखें निकल रही थी उस वक्त ये अपोजिशन टस से मस नहीं हो रही थी, और अब अचानक आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सियासी तनाई को तर्क करके सामने भी आ गए, अपने बच्चों को लेकर के मैदान अमल में उतर आए, और बाकायदा जो तबर्रा किया जा रहा है सुबह शाम अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर और हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर। अब अचानक अवाम का ख्याल आया मेरे सरकार को, सर ये ऐसा अजीब कार्रवाई तो नहीं हुई? ये गेट नंबर 5 का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अपोजिशन ने असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी भरपूर अपना किरदार अदा किया। अब ये देखें कि हमने इससे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे ये थे अलाइड हमारे बैंक्स वगैरह बाकी सब, हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। इसके बाद जब यूरिया क्राइसिस आए हमने कराची से खैबर तक हमने ट्रैक्टर ट्राली मार्च किए इनके खिलाफ, और अब महंगाई और बेरोजगारी और ये जो इनकी बैड गवर्नेंस है इसके खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक हमने मार्च किया। बाकी मैं गुजारिश कर दूं कि अपोजिशन के पास कोई बंदूक या गुरीला वॉर अपोजिशन ने नहीं करनी होती, हमारे पास भी तो राय आमा हमवार करने के लिए यही एक तरीका होता है कि हम अवाम के पास जाएं, अवाम से जाके हम सारी सूरत। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूं सर कि पॉलिटिकल एडवेंचर के नाम पर या अदम एतमाद के नाम पर जो आप कर रहे हैं आपका जमहूरी हक ज़रूर है, लेकिन अगेन ये फिर से किसी गैबी मदद का इशारा पा करके और ये कहीं तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके हवाले से मतलब कुछ नवीदें सुनाई दे रही हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा। जी देखिए, मैं जहाँ तक गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, और ना ही हमने कभी गेट नंबर 4 या किसी गेट की तरफ देखा है। ये वही है जो जिनके बारे में शेख रशीद साहब फरमाते रहते हैं, और वो खुद भी इसी गेट की ज़ियारत करते रहते हैं। मेरे ख्याल अब गेट पर उनकी एंट्री बंद है, तो वो बैक की बातें कर रहे हैं अब। राइट सर। अकरम चीमा साहब, सर अपोजिशन अपना एक राइट इस्तेमाल कर रही है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम ये बात मान लेते हैं। अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक ला रही है, बसरो चश्म वो अपनी हसरत पूरी कर ले, इस बारे में तो इमरान खान साहब भी क्लियर है कि अपोजिशन को शिकस्त फाश होगी। क्या ज़रूरत थी कि एक पब्लिक गैदरिंग में अपोजिशन को धमकियां दी जाएं, तड़ियां लगाई जाएं और कहा जाए कि ये तहरीक तो नाकाम होगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा ना। सर ये सुन करके भारत में जॉनी लीवर से लेकर के जितने लोग हैं वो सब भी हंस रहे थे, और हम लोगों का जो बुरा हाल है वो है। पहले आपने आसिफ अली जरदारी का क्या बिगाड़ लिया, पहले आपने नवाज शरीफ का क्या कर लिया, वो आपको यानी कि जैसा कि आप बता रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है,
कि वो आपकी आंखों से सुरमा चुरा करके और यहां से बाहर भी चले गए। आप हैंडसम के हैंडसम रहे, हुकूमत आपके अंडर काम कर रही है, आप वजीर आजम के वजीर आजम रहे, आप सलामी के चबूतरे पे भी खड़े हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वहां जो है वो गोल्फ के मैचेस भी देख रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं और कॉफी वगैरह भी पी रहे हैं। तो फिर इस मर्तबा किस मुंह से ये धमकी तड़ी वगैरह लगवाई जा रही है, जबकि आपके हाथ पल्ले कख भी नहीं है? देखिए नूर आरफिन, मैं समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल है कि 172 अरकान अपोजिशन ने पूरे करने हैं, जो कि उनके पास नंबर्स नहीं है। और जो इस वक्त आपके सामने दावे हो रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, अब ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार, अब वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 70 साल हो गए इसी सियासत का शिकार रहा है। अब पाकिस्तान इस सियासत का शिकार नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये ख़रीदो फरोख्त के चक्कर नहीं चलेंगे। ये गलतफहमी में है, जो भी शख्स है वो गलतफहमी में है कि वो दूसरी पार्टी के अरकान को ख़रीद के और अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गए। ऐसा होने बिल्कुल नहीं जा रहा मेरी नज़र के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ब्रेक की कॉल दे दी गई है, लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं था। जो कुछ आपने बताया, यकीन कीजिए, खुदा की कसम, ब्रेक से वापस आऊंगा तो सीधा आपकी तरफ आऊंगा, फिर उसके बाद ग्रिल करूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि आपसे जवाब निकलवा सकूं। नाजरीन, एक वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दोबारा अकरम चीमा साहब का रुख करते हैं। अकरम चीमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसी उफ्ताद आन पड़ी थी इमरान खान साहब पर कि जो उन्होंने बरमला सरेआम अपोजिशन को धौंस तड़ी धमकी से काम लेते हुए संगीन नताइज की धमकी दी, और वो भी अपना एक जमहूरी आईनी हक यानी तहरीक अदम एतमाद के इस्तेमाल के करने पर। सर, आपने मुझे पूरी दुनिया के 4 चक्कर कटवा दिए, जवाब कहीं नहीं मुझे मिला। 70 साल में जो कुछ होता रहा आपने वो भी गिनवाया, इससे पहले जो हवादिस ज़माने ने देखे आपने वो सब भी बताए। सर, धमकियां इमरान खान ने क्यों दी? नहीं, उन्होंने सियासी बात की है, सियासी बात? और सियासी बात गालियां देनी रह गई थी, सियासी बात क्या है? अगर अपोजिशन किसी को मालिशिया का, किसी को पॉलिशिया का, किसी को कहा कि बंदूक की नशीद पर है, ये सियासी बात है। और इसमें कोई धमकी वाली बात नहीं है। तुम संगीन नताइज के लिए तैयार रहो, अदम एतमाद की नाकामी के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। वो तो खुद इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए हैं। क्या किए? नहीं, मैं तो इसको धमकी नहीं समझता बिल्कुल भी। आई लव यू। आप कहाँ हैं? आप स्टूडियो में होने चाहिए थे आज। तो मैं आपसे 2 दफा मोहब्बत का इजहार करता है, इसको धमकी नहीं। यानी अगर मैं किसी को गाली दूंगा और आपका हुस्न मुझे, मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई धमकी नहीं है। अच्छा यार, बात ही मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई धमकी वाली बात नहीं है। इसमें कौन सी धमकी वाली बात है? ये तो वज़ीर आज़म ने वो बात की है कि जो केसेस ये पेंडिंग होती जा रही है, रोज की तबीयत खराब हो जाती है, अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं। अब वो सिलसिला इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। अब इनको अदालतों के सामने पेश होना पड़ेगा। और अच्छा, पहले अदालतें छुट्टी में थी, भुगतना पड़ेगा। पहले अदालतें छुट्टी में थी, ये इमरान खान सो रहे थे। 3.5 साल में क्या किया इमरान खान ने? देखिए, इनको बेसिकली तो ये एक्सपोज हो चुके हैं ना। वही जो बीमार हो के अस्पतालों में दाखिल हो जाते थे कि हर तारीख के ऊपर, और हर तारीख के ऊपर इनकी कमर में दर्द हो जाता था। अब तो ये एक्सपोज हो गए। अब तो ये देख रहे हैं, सुबह दोपहर शाम भागम दौड़ में लगे हुए, बिल्कुल फिट हैं। तो अब तो इनको अदालतों में पेश होना पड़ेगा। ठीक हो गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। आई लव यू दोबारा। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर आपको गलत लग रहा था, ये धमकी नहीं थी। दर हकीकत ये अपनी मोहब्बत का, अपने हुब का, अपने खुलूस का इजहार कर रहे थे इमरान खान साहब। इसका मतलब है कि कल आपकी दहलीज पर आपका कोई वोटर अगर आकर के आपको कोई पंच लगा जाए और बाद में आखिर में अपनी आंख दबा करके आपको आई लव यू कह दे, तो आपको उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करने की इजाजत नहीं, क्योंकि उसने आपसे मोहब्बत का, खुलूस का, अकीदत और एहतराम का इजहार किया था। कहिए कैसी रही? सदीक भाई, बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं हमारे नंबर पूरे हैं, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि सूरत बिबी हालम न पुरसी।
इन बुजुर्ग के चेहरे देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे वोट पूरे हैं या नहीं। और नवाबजादा साहब बैठे हैं, ये सराइकी वसेफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और शाकर शुजाबादी का शेर है कि शाकर तू आपसे आना है, मेरा चेहरा देख मेरे हाल ना पूछ। इनके चेहरे देख लें, वो बता रहे हैं कि ये अब हार चुके हैं। और ये हारने की तो बात है कि वो कहते हैं कि अभी के आपके टीवी पे टिकर चल रहा था कि अदम इत्मीनान से एक दिन पहले ये 10 लाख बंदे इकट्ठे करेंगे। उन 10 लाख बंदों से वोट लेना इन्होंने। ये वो टैक्टिक्स हैं जो सारी उम्र ये इस्तेमाल करते रहे हैं। बंदे इनके पूरे नहीं हैं, बंदे इन पे इतमाद करने पे कतन तैयार नहीं है। 3 साल में 3.5 साल में MNAs के साथ जो इन्होंने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे MNAs भी हैं जिनका 2-2.5 साल से वज़ीर आज़म से मुलाकात की रिक्वेस्ट और मुलाकात नहीं हो रही, और अब तो वो कूचाए रकीब में भी सर के बल गया। जिनको वो डाकू चोर कहते थे, अब उनके घरों में उनकी मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे बहादुराबाद में जिनको भत्ताखोर डाकू और क्या कहते थे, उनको मनाने के लिए दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं। लेकिन अब वो बातें भूल जाएं, तीर कमान से निकल चुका है। लोग अब इस बात पे तैयार हैं, असम्बली के लोग, कि इस बला से, इस वबा से पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए। और इंशाअल्लाह ये अगले हफ्ते ही आप सबको पता चल जाएगा कि अवाम की और MNAs की और असम्बली की क्या राय है, इंशाअल्लाहुल अजीज। राइट सर। नवाबजादा साहब, सर बिलावल साहब को उर्दू सीखने का मशवरा जो दे डाला है, उन्होंने कहा है कि इतने दिनों में तो अंग्रेज भी उर्दू बोलने लगता है, जरदारी तुम अपने बच्चे को उर्दू सिखाओ। सर जुबान गोया दुरुस्त इस्तेमाल नहीं की थी, लहजा भी ज़रा मुनासिब नहीं था, लेकिन मशवरा साहिब है। इस बात से कता नज़र कि हज़रत खुद शीनकाब से पैदल ही हैं, लेकिन मशवरा साहिब है। सर मैं ऑन एयर अपनी ट्यूशन की खिदमत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आप चाहें तो 10-20 लाख रुपए में मैं बिलावल साहब को उर्दू सिखाने के लिए तैयार हूँ, कहिए। जनाब सिद्दीकी साहब बहुत मेहरबानी। देखिए, अगर आप उनसे इंग्लिश की बात करें तो वो इंग्लिश में भी वज़ीर आज़म साहब फारिग हैं, और वहाँ भी जब उन्होंने वज़ीर आज़म सेलेक्ट कहा तो उन्होंने डेस्क बजाए। तो ना उन्हें इंग्लिश समझ आती है, ना उन्हें उर्दू समझ आती है, और जितना उर्दू में आलम फाजल हैं वो भी सबको पता है। बाकी हम इस किस्म की बात की तरफ नहीं जाना चाहते कि जो जरदारी साहब को मशवरा दिया, क्या ये वो मशवरा अपने लिए भी उनके लिए है कि नहीं, कि उनके बच्चे जो बाहर हैं कि वो उर्दू के मास्टर्स हैं, उन्होंने की हुई है। हम उस बात में नहीं जाना चाहते, मगर ना तो इन्हें ये स्पोर्ट्स के उसमें ऑक्सफोर्ड में इनका दाखिला हुआ था, ना इन्हें इंग्लिश का पता है, ना इन्हें उर्दू की समझ आती है। अगर बिलावल साहब इंग्लिश में स्पीच करते हैं तो इन्हें वो समझ नहीं आती, उस पर इतराज। अगर वो उर्दू में स्पीच करते हैं तो वो इन्हें समझ नहीं आती। असेंबली के अंदर भी यही पोजीशन है, असेंबली के बाहर भी। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब बेहतर तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, और ये वो बात समझते भी हैं अच्छी तरह। राइट हो गया सर। अकरम चीमा साहब, सर इमरान खान साहब ने मजीद जो फरमाया है वो बहुत ही कुछ ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि जानवर न्यूट्रल होता है। सर टाइमिंग मरवा गई। लेकिन सर आपको ऐसा क्यों कर नहीं लगता कि इमरान खान साहब खुद सियासी खुदकुशी के लिए बेताब हैं, यानी मेहनत किए चले जा रहे हैं कि किसी तरह से मैं चला जाऊं। सर क्या साहब को पता तो नहीं चल गया कि 3.5 साल में उन्होंने क्या कुल कर्म कर दिए? एक तरफ उस तरफ जिस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन टाइमिंग की बात फिर वही। अपोजिशन कह रही है न्यूट्रल को जानवर कहना एक इदारे के बयान का रद्द-ए-अमल हो सकता है। आगे जो लिखा है वो नाम भी लिखा है फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ का, उसके बावजूद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ऑन एयर पढ़ दूं। क्या कहेंगे? देखिए आरफीन, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने तो इन सब को एक्सपोज कर दिया है कि जो गुज़श्ता 40 साल से एक दूसरे को चोर और डाकू कह रहे थे, ये अब मेरे दोनों मौजूद भाई बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि पीली टैक्सी का खिताब किन्होंने दिया, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली किन्होंने खिताब दिया, 10% का खिताब किन्होंने दिया, एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें किन्होंने की एक दूसरे के बारे में। तो 40 साल से ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। इमरान खान ने तो इनको एक्सपोज कर दिया। और मैं 2011 की तकरीर में इमरान खान की निकाल के देख लें कि एक वक्त आएगा कि ये सब के सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। और आज इमरान खान ने
यही मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीरें निकाल के देख लें कि वो नून लीग के बारे में, सर मेरा सवाल कहाँ है बॉस, इसमें सवाल कहाँ है सर, मेरा सवाल के जवाब ये जो अभी ये तो आपस की, ये तो आपसी हो गई, मेरा सवाल इसमें मिस हो गया कहीं। ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ये जो मेरा सवाल, मेरी बात कंप्लीट होने दें। तो इनकी ये मोहब्बतें दिखा के इमरान खान ने पूरी कौम को बता दिया है कि 40 साल से ये कौम को धोखा दे रहे थे, ये 40 साल से मुल्क को लूट रहे थे और एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, और आज इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक्सपोज कर दिया है। और बाकी रही बात अदम एतमाद की, आप देख लेना कि इंशाल्लाह ताला 4 से 6 दिन मैं सानू की नोट पे लगाऊं, मेरे भला से हुकूमत कल की आज गिर जाए, मुझे क्या लेने देना। ये तो दिन चढ़े मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो बयान था जानवर न्यूट्रल होता है, ये इन्होंने क्यों दिया? ये कोई खुफिया रायशुमारी नहीं है, ये तो ओपन होके इन्होंने 172 बंदे पूरे करने हैं और वो इनको करके दिखाने पड़ेंगे, जो कि इनके पास नहीं हो रहे, और अब उससे फरार के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तराशने की बात ठीक है आपकी, लेकिन अकरम लास्ट मिनट है ब्रेक में, अकरम चीमा साहब वो तो बात ठीक है आपकी, आपने मुझे किशोर और लता के सारे गाने मिला करके सुना दिए मैशअप करके। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान ने जानवर न्यूट्रल होता है क्यों कहा? उससे एक दिन पहले एक इदारे की ब्रीफिंग हुई थी, ये कहीं खुदा ना खास्ता, और आपने मुझे अजीब कन्फ्यूजन में डाल दिया। लेकिन यकीन रखिएगा कि ब्रेक के बाद सीधा आपकी तरफ आऊँगा और फिर आप ही ने जवाब देना है। नाजरीन एक वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो ज्ञान पहुंचे हैं जी। अकरम चीमा साहब, सवाल तो मैंने आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दिया था, कहिए कुछ सूझी? हेलो, आवाज नहीं आ रही होगी? नहीं, चलो यार आगे बढ़ते। हेलो, मैं आता हूं सर। आई लव यू। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चारों तरफ से धौंस तड़ी धमकी की आवाजें आ रही हैं, मुझ जैसा एंकर भी अब घबरा रहा है शो करते हुए कि पता नहीं कब किसको क्या बुरा लग जाए। सर बिलावल साहब कह रहे हैं इमरान खान के साथ वो करूंगा जो नस्लें याद रखेंगी, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं इमरान खान धमकियां न दे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो तड़ियां लगाई हैं। सर मतलब सबका अगर एक मुकाबला WWF टाइप का रख लिया जाए और उसके बाद जो फारिग हो जाए उससे जान छूट जाएगी और जो बच गया उसको फिर देख लेंगे क्या बनाना है, क्या कहते हैं आप? सतीकी भाई आप इजाज़त दें तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे लूँ कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप अगर इजाज़त दें तो। ये तो सर ज़रा बच बचा करके बस ज़रा आप समझ लीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ बस। जी बिल्कुल बच बचा के ही अर्ज़ करूँगा। पिछले दिनों हमारे वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि रूस और यूक्रेन की जंग में हम न्यूट्रल हैं, तो मैं तो कहता हूँ हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा था, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो वज़ीर आज़म ने न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो तो हमारे वज़ीर आज़म का बयान था। तो यू टर्न लेना तो हमारी पुरानी रवायात हैं, तो कभी हम जानवर बन जाते हैं, कभी हम न्यूट्रल बन जाते हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म का जो ये ज़ेब नहीं देता, ये ज़ुबान, ये गुफ्तगू जो वो जलसों में मुल्क के लीडरों के ख़िलाफ़ और इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल ये सारी बातें वो हैं जो मैं समझता हूँ कि अब वो हवास बाख्ता हो चुके हैं, उनको हर तरफ से अंधेरा नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है, और वो अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो समझ में आ सकती है। लेकिन ये अपोजिशन, फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, इनको क्या हो गया? ये क्यों ट्रैक छोड़ गए? इन्होंने कोई ऐसी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हो तो मुझे बताइएगा। नहीं सर, धमकियों वाले बयान जो मैं पढ़ रहा हूँ, इमरान खान धमकियां ना दे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, फजलुर रहमान, इमरान खान के साथ जो करूंगा नस्लें याद रखेंगी, बिलावल, शहबाज शरीफ साहब, अब तुम्हारा नाटक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मतलब आप समझे, बात यह है कि गाली का जवाब गाली तो नहीं होता, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ तो अपना होता है। उन्होंने कहा हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम आपको मारेंगे, उनका मकसद ये था कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके जो हरबे हैं, आमराना हरबे हैं, उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनका कहने का मकसद जो मैं समझाऊँ वो ये है।
मजीद आप चीमा साहब से पूछ रहे हैं, वो क्या समझे? सर कहाँ आप मुझे नो आवाज एंट्री का में भेज कुछ रहे हैं? मसला है। मैं आप जिस वक्त आवाज का मसला होना होता है ना, उसी वक्त होता है, आप समझे। मैं नवाबजादा साहब की तरफ जाता हूँ। नवाबजादा साहब, सर कहीं आप भी डर तो नहीं गए इमरान खान साहब की इस धमकी से कि अब जरदारी मेरी बंदूक की शिस्त पर है? सर आपको लगता है खान साहब ठीक निशाना लगाने पाएंगे? देखिए जनाब, जरदारी साहब पिछले 3.5 साल से इधर ही हैं, पाकिस्तान में ही हैं, वो कहीं नहीं गए। और अगर इन्होंने कोई नशिस्त वगैरह का इन्होंने किया हुआ है तो बेशक करें। और जहां तक अभी आपने बात की कि बिलावल साहब ने बात की, आप ये देखें कि खानेवाल में जिस तरीके से ड्रोन का वो हुआ आसवा बीबी पर, तो उसकी इंक्वायरी के लिए भी हमने कहा हुआ है कि ये एक, हम समझते हैं कि एक मैसेज था। और फिर वजीर आजम साहब का ये बंदूक का नशिस्त का उन्होंने ये बात करनी और आसिफ अली जरदारी साहब को ये धमकी देनी, तो उसके जवाब में उन्होंने जरूर ये कहा, मगर कोई ऐसी बात नहीं की कि वो रिएक्शन था कि उन्होंने इन्हें कोई हट के कोई धमकी वाली बात नहीं की। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ ऐसा पहले हो चुका है बहुत दफा, तो इसके जवाब में उन्होंने ये बात की। बाकी अगर आप इजाजत दें तो मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे भाई चीमा साहब ने जो ये बात की है कि जी इन्हें एक्सपोज किया है 40 साल से, मैं समझता हूँ कि इनकी 22 साल की जो सियासत थी वो इन 3-3.5 साल में एक्सपोज हुई है। और आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर आप रिपोर्ट उठा के देख लें तो उनके बकौल के 75 साल में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत ये है। और आप इनकी अगर हुकूमत के स्कैंडल्स देख लें, आटे में, चीनी में, गंदम में, अद्वियात में, BRT में, मालम जबा में देख लें, बिलियन ट्री में देख लें, पिंडी इसमें देख लें, ये जो इनकी अपना इन्होंने ये किया है, इसका सारा बाकी इनका फॉरेन फंडिंग में देख लें, ये तमाम जो है इनमें खरबों के हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इन्हीं चीजों को देखते हुए, इन्हीं तहकीकात के बाद इन पर ये इल्जाम लगाया, तो एक्सपोज ये हुए, हम नहीं हुए। ठीक हो गया सर। अकरम चीमा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सर, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि लिफाफा सहाफत नून लीग ने शुरू की, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं ऑन एयर कई दफ़ा कह चुका हूं कि मरियम बीबी जो है वो इंटेलेक्चुअल थी जिन्होंने सोशल मीडिया को अंधे की लाठी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था, और उसके बाद PTI की जो दुर्गत पिछले दौर में बनी थी, मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूं। कई आपके इस वक्त के मिनिस्टर्स उस वक्त शोज़ में नहीं जा सकते थे, मरियम बीबी के दबाव की वजह से। नून लीग का वो जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ सेल काम कर रहा होता था, उसकी वजह से। लेकिन उस चीज़ को एक आर्ट का दर्जा दिया, एक इबादत का दर्जा दिया इमरान खान सरकार ने। लिफाफा सहाफत की बात जब इमरान खान साहब कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। बाकायदा चैनल गोद में लेकर के, बाकायदा अपने जय्यद एंकरान कराम, कुछ जय्यद एंकरान कराम को अपनी प्रोपेगंडे के मिशन पे लगा करके अगर इमरान खान साहब लिफाफा सहाफत का ताना मारेंगे तो अच्छा नहीं लगता हुजूर, अच्छा नहीं लगता। पोले पोले एंकर्स को बिठा करके इंटरव्यू दे रहे हैं जिनके मुंह में दांत है ना पेट में, आज जो सवाल पूछने से भी जाते हैं। सर क्यों आपके ख्याल में इमरान खान साहब नो एंट्री में जा रहे थे? देखिए आरफीन, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इन्होंने लिफाफा सियासत को जन्म दिया, और वो इनके जो अभी लीक्स आई हैं उसमें भी आपने देखा होगा, बल्कि इन्होंने जबर की सियासत भी की। अभी लिफाफा सहाफत की बात हो रही है आप आज अभी तशरीफ फरमा है, इसी बोल चैनल के सहाफ़ियों के साथ इन्होंने क्या कुछ हरबे हैं जो नहीं किए, कितने लोगों को बेरोज़गार करने की कोशिश की, कितना अरसा बोल चैनल के ऊपर पाबंदी रही ऑन एयर आने पे। तो ये सब चीज़ें तो आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस तरह का कोई हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया। और देखिए ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और कोई बात अब मैं समझता हूँ कि हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी का दर्जा रखता है जिसके हाथ में कैमरे वाला मोबाइल है। अब कोई बात किसी सूरत भी छुप नहीं सकती। और इसीलिए आपने यूट्यूबर्स को वो जो खान साहब के एक इशारे पर तबर्रे का भंडार खोल देते हैं, उनको ऐवान वजीर आजम में बिठा करके खान साहब ने डायरेक्शन दी, और उसके बाद उन्होंने खान साहब को रहमतुल्लाह अलैह बना दिया। पहले साकिब निसार सादिक और अमीन बना गया था, जिसकी वजह से दिहाड़ी लगी हुई है, उतना काफी नहीं था।
नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। देखें सर, आप पहले ये इन बातों में बात कर लेते हैं, पहले आप समझते क्या है, पहले इन बातों में बात कर लेते हैं। नौजवान खुद फैसला करते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और उसी चीज़ को आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो बयान किया जाता है, और वही चीज़ें फैलाई जा रही हैं जो कि हकीकत पर मबनी है। ये आप कैसे फैसला कर सकते हैं? ये आप कैसे फैसला कर सकते हैं? अब मैं समझता हूं कि ये आप कैसे फैसला कर सकते हैं? एक आदमी जिसके हाथ में माइक है वो सहाफी बन गया। इसी तरह से आपने कुछ यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को तबसरा निगार, तज्जियाकार बना करके चैनल्स पे नौकरियां दिलवाई हैं, जो इमरान खान का बुरा देख ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। इसी तरह से आपने उन लोगों को जो दिन का आगाज इमरान खान की मिदत में ट्वीट से करते हैं और दिन का इख्तिताम इमरान खान के हक में प्रोग्राम से, सर उन लोगों को आप सहाफी कहते हैं, तो लिफाफा सहाफत के मुजिद तो आप हुए, ना कि कोई और। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूं कि जितने भी सहाफ़ी हैं, हर एक सोशल मीडिया के ऊपर अपना चैनल रखता है, और हर एक चैनल के ऊपर काम करने के साथ साथ शाम को जाके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना जो मुद्दा है उसको बयान करता है। और ये चीज़ें आज से 10 साल पहले नहीं थी, जो कि अब हैं, और टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और इससे मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस में इजाफा हो रहा है। सच और झूठ का अब जो पहले चीज़ें होती थी कि सुबह अखबार छपेगा तो पता चलेगा, अब तो 1 मिनट में पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल जाती है। वो गलत बात हो या सही बात हो, वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाती है। झूठ ज़्यादा देर तक अब छुपता नहीं है। बरसबीले तस्करा बताते हुए तीनों मेहमानों को साइन ऑफ करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल आरफीन नामा का तो सुन रखा होगा ना आपने। कुछ कसर जो यहाँ रह गई है इंशाअल्लाह ताला वो मैं वहाँ निकालूंगा। ज़रा अगर सब्सक्राइब ना भी किया हो तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा नहीं, व्हाट्सएप पे ज़रा चेक कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल होंगी। बाकी अकरम चीमा साहब तो खुद समझदार है। अकरम चीमा साहब, आपका यूट्यूब चैनल एंड टाइम पे कट हुआ। नाजरीन, कल इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।